नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की। इन दो देशों के रिश्तों में ना दशकों से एक अजीब सा तनाव बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं सीधी सैन्य कार्रवाई, हमला, पर जो हमारे पास स्रोत हैं वो बताते हैं कि असल तस्वीर थोड़ी अलग है, ज्यादा पेचीदा है। सही बात है। मतलब सीधे टकराव के बजाय ये रिश्ता ज्यादातर सैन्य झड़पों, बहुत कड़े प्रतिबंधों और हाँ, गुप्त ऑपरेशनों से भरा है। और प्रॉक्सी युद्धों वो तो हैं ही। हाँ, प्रॉक्सी युद्धों का तो बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए कोशिश करेंगे कि इस लंबे और सच कहूं तो उलझे हुए इतिहास की मुख्य घटनाओं को समझें, उनके मतलब क्या है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं 1979 से। ईरानी क्रांति और वो तेहरान में अमरीकी दूतावास का संकट, लगता है वहीं से इस तनाव की नींव पड़ी। तो चलिए इस जटिल रिश्ते की परतें खोलते हैं जरा। हाँ, और देखिए 1979 का वो दूतावास संकट, वो सिर्फ एक घटना नहीं थी। उसने आने वाले दशकों के लिए ना दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक बहुत गहरी खाई खोद दी। 444 दिन बहुत लंबा समय था। जी हाँ, 52 अमेरिकी राजनयिक और नागरिक, 444 दिन बंधक। ये अभूतपूर्व था। और इसके फौरन बाद 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध शुरू हो गया। अच्छा। वहां अमेरिका सीधे तौर पर तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने इराक को खुफिया जानकारी दी, अप्रत्यक्ष सहायता भी दी, एक तरह से ईरान के खिलाफ संतुलन बनाने की कोशिश। तो मतलब शुरुआत से ही सीधा टकराव कम, परोक्ष ज्यादा रहा। बिल्कुल, यही पैटर्न दिखता है। और फिर उसी दशक के अंत में 1988 में ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस का जिक्र आता है। स्रोत कहते हैं कि यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध था। हाँ, वो फारस की खाड़ी में ईरान समुद्री सुरंगें बिछा रहा था, उसके जवाब में था ये। लेकिन क्या इसी दौरान वो दुखद विमान वाली घटना नहीं हुई थी? बिल्कुल। ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के दौरान ही अमेरिकी नौसेना ने गलती से एक ईरानी नागरिक विमान ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया। ओह। हाँ, उसमें सभी 290 यात्री और क्रू मेंबर मारे गए। अमेरिका ने कहा कि ये एक दुखद गलती थी, पर ईरान में इसे जानबूझकर किया गया हमला माना गया। जाहिर है इससे कड़वाहट और बढ़ गई होगी। बहुत ज्यादा। और ये दिखाता है कि कैसे ऐसे तनाव के माहौल में गलतियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। हाँ। और दोनों पक्ष उन्हें कैसे बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। फिर 90 और 2000 के दशक हैं, संघर्ष का रूप थोड़ा बदला है ना। बिल्कुल। अब जोर आर्थिक प्रतिबंधों पर ज्यादा था और गुप्त कार्रवाइयों पर, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। हाँ, और यहीं पर स्टक्सनेट वायरस का जिक्र आता है। वो काफी चर्चा में रहा था। स्टक्सनेट? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जी, स्टक्सनेट एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर वर्म था। माना जाता है कि इसने ईरान की जो यूरेनियम संवर्धन सुविधाएं थी उनको निशाना बनाया और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। और इसके पीछे कौन था? माना जाता है कि इसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर विकसित किया था। ये साइबर युद्ध का एक बड़ा उदाहरण था। मतलब बिना पारंपरिक सैन्य हमला किए दुश्मन की क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना। तो टकराव के हथियार बदल रहे थे, डिजिटल हो रहे थे। बिल्कुल। और फिर आया 2003, अमेरिका का इराक पर आक्रमण। इसने तो प्रॉक्सी युद्धों को और हवा दे दी होगी। निश्चित रूप से। देखिए, सद्दाम हुसैन के हटने के बाद इराक में एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब शक्ति का शून्य पैदा हो गया। हाँ। उसे भरने के लिए ईरान ने वहां शिया लड़ाकों का जमकर समर्थन किया। दूसरी तरफ अमेरिका नई इराकी सरकार और सेना का साथ दे रहा था। तो आमने सामने। हाँ, पर सीधे नहीं। यहीं से वो प्रॉक्सी युद्ध का पैटर्न और साफ देखने लगा। मतलब सीधी लड़ाई से बचो और क्षेत्रीय सहयोगियों या समूहों के जरिए एक दूसरे के हितों को चुनौती दो। अच्छा। और ये पैटर्न हमें सीरिया, यमन, लेबनान में भी दिखता है, जहां ईरान समर्थित समूह हैं जैसे हिजबुल्लाह या हुती विद्रोही, और उनका टकराव अक्सर अमेरिकी हितों से होता है। लेकिन फिर 2015 में एक उम्मीद जगी थी। ईरान परमाणु समझौता, JCPOA, लगा था शायद कूटनीति काम कर जाएगी।
हाँ, वो एक अहम कूटनीतिक उपलब्धि थी JCPOA। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर सहमति जताई, बदले में उसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत मिली। तो तनाव कम हुआ होगा उस वक्त? कुछ समय के लिए हाँ, कम हुआ, लेकिन वो राहत कह सकते हैं कि अस्थायी साबित हुई। 2018 में अमेरिका ने एक तरफा इस समझौते से हटने का फैसला कर लिया और फिर ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसे अधिकतम दबाव की नीति कहा गया। नतीजा, तनाव फिर से अपने चरम पर पहुंच गया। और उस चरम तनाव का शायद सबसे विस्फोटक पल जनवरी 2020 में आया, जब ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। बिल्कुल, सुलेमानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के प्रमुख थे। ईरान की जो क्षेत्रीय सैन्य रणनीति थी, उसके वो मुख्य सूत्रधार माने जाते थे। उनकी मौत वो एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, उस वक्त लगा था कि अब शायद सीधा युद्ध होकर रहेगा। कई लोगों को लगा था। ईरान ने बदला लेने की बात कही और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी भी, लेकिन गनीमत रही कि कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ और स्थिति पूरी तरह से युद्ध में नहीं बदली। लेकिन ये दिखाता है कि दोनों देश सीधे टकराव के कितने करीब आ गए थे। तो इन सब घटनाओं को अगर हम जोड़कर देखें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? क्या सबक है? देखिए, मुख्य बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई घोषित युद्ध या बड़ा सीधा हमला भले ही ना हुआ हो, लेकिन पिछले लगभग 45 सालों से एक लगातार निम्न स्तरीय संघर्ष जारी है। और ये संघर्ष कई रूपों में लड़ा गया है। कभी सैन्य झड़पें, कभी बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉक्सी युद्ध। तो ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्थिक भी है, कूटनीतिक भी है और क्षेत्रीय प्रभाव का भी संघर्ष है। ये समझना जरूरी है। हाँ, मतलब कहानी सिर्फ हमला हुआ या नहीं हुआ तक सीमित नहीं है। ये तो लगातार चलते तनाव की, अविश्वास की और अलग-अलग तरीकों से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिशों की दास्तान है। सही कहा। अमेरिका ईरान संबंधों को समझना है तो इन सभी पहलुओं को, इस पूरे ताने बाने को देखना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हमने देखा कि कैसे प्रॉक्सी युद्धों ने अमेरिका ईरान जैसे टकरावों को शक्ल दी है। भविष्य में क्या होगा? इन अप्रत्यक्ष संघर्षों का स्वरूप क्या हो सकता है? क्या ये तकनीक या बदलते वैश्विक समीकरणों के साथ और भी जटिल हो जाएंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है।